कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सारे बाण भैया ने अनिल भाई राज्य के ओरते राम राम। किसान भाइयों, अगर समय की मांग को अगर देखा जाए तो इस समय जो समय की मांग है वो है जैविक खेती। यानी कि जैविक खेती में हम जो खाद्य हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रासायनिक खादों की बजाय अगर हम दूसरी खादें जैसे केचुए की खाद है या फिर गोबर की खाद है, गली सड़ी, ताजी नहीं गली सड़ी, क्योंकि कई बार हम कच्ची गोबर की खाद जो है अपने खेत में इस्तेमाल जब करें हैं तो कई तरह के जो नुकसान है वो हमने झेलने पड़ जाए। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें दीमक की, तो दीमक जो है वो कच्ची खाद में आएगा ही आएगा, और दूसरे कई तरह के जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े हैं वो भी आएंगे। तो इसलिए खाद जब भी आप दें, गोबर की खाद का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 6 महीने या 8 महीने पुरानी जो कुरड़ी की खाद है वो खेत में इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके अलावा जो दूसरी खाद्य तो हम इस्तेमाल करें, डेचा है, सनाई है, तो इस तरह की ये खाद्य भी हम, हरी खाद है, इस तरह का इस्तेमाल करें। और भाई इस समय जो है समय की मांग यही है कि हम जो है मोटे धान, मोटा अनाज जो है उसका हम इस्तेमाल करें। अंतर्राष्ट्रीय साल का जो बाजरा है 2023, यानी कि बाजरा खाएं, स्वस्थ रहें, पोषण जो है अपने शरीर को दे। और मांग भी यही है। और पहले हम देखा करते कि हमारा जो पूर्वज हैं वो मोटा अनाज खाया करते थे, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं तो बाद में आया है। तो इस तरह से हम जो है वो स्वस्थ रहा करते, और धीरे धीरे वही परंपरा जो है अब आनी शुरू हो गई है कि हम जो है जो अनाज हैं, छिलके वाले अनाज हैं, छिलके वाले जो फल हैं, बीज हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल करें। बाजरे का हम अगर जिक्र करें तो बाजरे में कई तरह की जो किस्में हैं। बाजरा वैसे तो विशेषतः जो है वो महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, झज्जर, जिन जिलों में जो है वो उत्पादन इसका काफ़ी है। किस्मों का अगर जिक्र करें तो बाजरे की जो किस्में हैं हमारे यहाँ हरियाणा के लिए जो किस्में है वो HHB50, ये संकर किस्म का बीज है बाजरे का, तो ये भी हम ले सके हैं। HHB60 है, और कई तरह की जो किस्में हैं वो हम ले गए। वैसे तो बाजरा जो है वो 15 जुलाई तक जो है वो बो देना चाहिए था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जब हम बाजरे का जिक्र कर रहे हैं तो इस समय भी अगर हम अपना नज़दीक का जो भी कृषि वैज्ञानिक है उनकी सलाह से अगर हम बाजरे का उत्पादन अगर लेना चाहें तो ले सकें। और इसके अलावा भाई जो हम सहायक धंधे के रूप में भी कई तरह के काम कर रहे हैं, मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है, बटेर पालन है, सूअर पालन है, डेयरी पालन व्यवसाय है, इस तरह का व्यवसाय जो है हम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे एक और व्यवसाय है जिसका अगर हम जिक्र करें तो वो व्यवसाय है मधुमक्खी पालन। शहद का जो अगर हम सही से उत्पादन करें
तो बहुत बढ़िया मुनाफा जो है वो हमने मिल सके है शहद से। और इन दिनों में ख़ास तौर पर अगर हम जो मधुमक्खी पालन का अगर हम व्यवसाय ले रहे हैं रोज़गार के रूप में, तो इसमें जो है हमने खेतों में जो हम काम कर रहे हैं तो वहाँ जो फूल हैं, अगर हम फूलों को भी लगा के अतिरिक्त आमदनी जो है वो भी ले सके हैं और साथ के साथ हम एक और व्यवसाय से जुड़ सके हैं, वो है मधुमक्खी पालन। तो इस तरह से हम मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है वो लेके रोज़गार के रूप में भी हम ले सके हैं। और इसमें जो है सरसों है, सूरजमुखी है, और इससे जो है मधुमक्खियों के द्वारा जो है वो परागकण, यानी कि जब परागकण होगा तो पैदावार में बढ़ोतरी होगी, ख़ास तौर पर सरसों और सूरजमुखी में, क्योंकि मक्खियाँ जो हैं वो परागकण जो है एक फूल से दूसरे फूल में ले जाएंगी, और जिससे जो है जब पैदावार ज़्यादा होगी तो तेल का जो उत्पादन है वो भी अच्छा होगा। सब्जियों में बीज की जो मात्रा है, गुणवत्ता है, वह भी बढ़ेगी। किनके कारण? मक्खियों के कारण। और फलदार पौधों में पैदावार जो है रस और गुणों में उसमें भी पैदावार ज़्यादा होगी। इसलिए वही एक लचीला व्यवसाय होने के साथ साथ एक लगातार आमदनी का साधन भी है। और इन दिनों में ख़ास तौर पर जो वर्षा के दिन हैं, इन दिनों में हमने अपना जो मधुमक्खी पालन जो भाई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। वैसे तो हर मौसम में जो है मधुमक्खी के जो वंश हैं उनका हमने देखभाल रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जब हम बक्सों की बात कर रहे हैं तो मधुमक्खियों के जो बक्से हैं उनको हम जहाँ से भी अगर आप लेके जा रहे हैं तो हटाने हैं या उठाने हैं, कहीं रखने हैं, तो रात में ही इस प्रकार से बक्से रखें। और बक्सों के जो बीच की जो दूरी है वो 5 फुट होनी चाहिए। सबसे पहले मधुमक्खियों में जो जहाँ से उनका जो दरवाज़ा है, जहाँ से वो अंदर जो है जाने आने का जो रास्ता है वो जो है साफ जरूर कर दे, ताकि मधुमक्खियाँ जो है दिन के समय अपना काम करके और शाम के समय जो है वो अपने बक्से में जो है वो आ जाए। दूसरे दिन जो है बक्सों को खोल कर हमने रानी और कमेरी जो मक्खियाँ हैं उनका हमने देखते रहें, और अगर उनमें कोई कमी है तो उसको हम पूरा कर दें। लेकिन भैया ये सब कहाँ से आएगा? जब हम किसी जो भी व्यवसाय अपना रहे हैं उसका एक प्रशिक्षण जरूर ले लें। एक व्यवसाय जो हम अपना रहे हैं, क्योंकि आमदनी के लिए ही हम उस चीज़ को अपना रहे हैं, क्योंकि अगर हम आमदनी उससे नहीं होगी तो उसमें हम अपना श्रम, अपनी जो ताकत है और पैसा है, समय है, वो व्यर्थ जो है वो खो देंगे। इसलिए जब भी आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, कोई धंधा अपना रहे हैं, तो अपना नज़दीक का जो भी करनाल है उसके आसपास आप NDRI में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसमें जाकर अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। समय समय अनुसार वो अपने प्रशिक्षण की जो तारीखें हैं वो बताते रहें। 1 महीने का है, 15 दिन का है, 1 हफ्ते का है। इसी तरह से जो मधुमक्खी पालन है उसका भी आप प्रशिक्षण अगर ले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्रशिक्षण के द्वारा ही आप ये समझ सकते हैं कि भाई ये कौन सी मक्खी है, ये कमेरी मक्खी है, ये रानी मक्खी है, ये दूसरी मक्खी है। तो इस तरह से हम उनका जो वर्गीकरण है वो हम सही ढंग से कर पाएंगे। और इन दिनों में अगर बात करें, क्योंकि बारिश जो है वो कहीं कहीं तेज़ भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है, ऐसे में जो बक्से हैं, तेज़ बौछारों से हमने बक्सों का बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। और बक्सों को हमने थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर, ऊंची जगह रखा है, ताकि उनमें पानी जो है ना भरे। अगर पानी भर गया तो सारी मक्खियाँ जो है वो डूब जाएंगी। बरसात के मौसम में यानी कि इन दिनों में बक्से के अंदर हवा जो है वो आर पार होनी चाहिए। और जहाँ भी हो उसके इन दिनों में जो जहाँ से मक्खियाँ अंदर बाहर जा रही हैं तो उसके सामने जो है किसी पेड्डे की रुकावट ना हो, ताकि उनको आने जाने में कोई रुकावट ना हो। और
इन दिनों में चींटियों से जो है, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनसे भी हमने बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें इसके बचाव के लिए जो है ना, जैसा कि प्रशिक्षण में भी बताया है कि पानी की जो प्यालियाँ हैं वो उन बक्सों के जो स्टैंड है जहाँ पे खड़े हैं उनके नीचे जो है पानी की प्यालियाँ जो है, अगर हम पानी उनके कटोरियों में धर दें तो जो कीड़ियाँ हैं वो अंदर तक नहीं जाएंगी। इसके अलावा जो आसपास का जो वातावरण है, जो ज़्यादा घास फूस है, ज़्यादा कीड़े मकोड़े हैं, उनका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि उनका अगर वो अंदर चले गए तो जो शहद बढ़ाने की जो हमारी रानी मक्खी है, अगर उसको नुकसान हो गया तो बहुत जो है, जो शहद बनने की जो प्रक्रिया है वो भी कम हो जाएगी। और मधुमक्खियों में जो है मौनचर की जो कमी का सामना जो है इस टाइम करने लग जाएगी, और रानी मक्खी जो है उसके अंडे देने की जो क्रिया है वो भी धीमी हो जाएगी। इन दिनों में ख़ास तौर पर जो बारिश के दिन हैं उसमें जो है, अगर हम सही प्रबंधन और जो मुख्य उद्देश्य है मक्खी परिवारों को हमने जो सर्दी है या ठंड है, और जो कई बार तो जो शहद है वो बार बैन लग जाए है, उसका जो है हमने सीमित तौर से जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा उनको जो है हम जो कृत्रिम भोजन है उसको भी हम अगर दें तो मक्खियों को जो है इन दिनों में हम काफ़ी हद तक बचा के और अपना जो व्यवसाय है उसको हम पूरा कर सके हैं, ताकि जो रोज़गार है, जो भाई रोज़गार के रूप में इस व्यवसाय को अपना रहे हैं, तो वही शर्म तो आप न करना पड़ेगा, काम आप न करना पड़ेगा, ताकत जो है वो आपने लगानी पड़ेगी, और पैसा भी जो है कई जगह तो सरकार जो है वो सब्सिडियां भी दे रही है। तो इसलिए इस चीज़ का आप लाभ जो है वो ज़रूर उठाएं। और अब जो है भाई समय हो रहा है एक रागनी का, तो एक रागनी जो है भाइयों को सुनवाते हैं वेद प्रकाश और साथियों की आवाज में। बोली करया गोल गोफिया प्यार खड़े मारे, ये बाड़ी जवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा पाकरा लीला गोल गोफिया प्यार खड़े मारे, महिमा घटी समुद्र की जब रावण बस पड़ो, महिमा घटी समुद्र की रावण बस पड़ो, और दूर खेत का जाना से हमारे खेत पड़े दो कोस पड़ के, कोस टपकर अन्यार बीज के जम्फर और सलवार ओढ़ना हो गया गीला बाजरा वो पाकरा लीला, गोल गोफिया चार खड़े मारे बारी सलवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा पाकरा लीला।
इसी बकूंगी काल जड़े के कीड़े झड़े जकाना के इसी बकूंगी काल जड़े के कीड़े झड़े जकाना के और मैं इतबार कराना करती तेरे किसे बेईमाना के मारे से दाना के प्यार तू करते या पाकी खड़ी जवार बीच में पटवारी किला बाजरा पाकरा लीला तेरा गोल गोपिया चार खड़े मैं बाड़ी जवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा पाकरा लीला देखे तड़के तले शाम तलक मैं देखूं तेरे जिसे शाम तलक मैं देखूं तेरे जिसे और शर्टी चाब के करे गुजारा हो जमींदारी से हम करे जा खुबात रहा खेता में जंगला तुम्हारा से रोज का हिला बाजरा पाकरा लीला तेरा गोल गोपिया चार खड़े मरे बाड़ी एक जवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा पाकरा लीला सिंह कहे चलिया जाए क्यों करे रा घना सो मेरे सिंह कहे चलिया जाए क्यों करे रा घना सो इस जमींदार ने जीत प्यारे हो से डांगर ढोर मारे डांगर जारे पार भरोटे लारे से दो चार पाड़ के यो सामक मोर दिला बाजरा पाकरा लीला तेरा गोल गोपिया चार खड़े मारा बाड़ी एक जवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा पाकरा लीला तो ये तो सुनी हमने रागनी वेद प्रकाश कौशिक और साथियों की आवाज़ में। और भैया मौसम का अगर जिक्र करें तो भैया आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस। कल के मौसम का जो अनुमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है और कहीं कहीं गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। कल के कार्यक्रम का अगर जिक्र करें तो वही कल जो चर्चा होगी वो होगी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, और इसके साथ ही आज की नसीहत के तहत जो कार्यक्रम पेश करेंगे वो करेंगे संकर नस्ल की बछड़ियों के लिए संतुलित आहार का महत्व। और आइए अब सुनते हैं एक संदेश। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की अपनी खास पहचान है। गेहूं और धान की खेती के लिए ये राज्य प्रसिद्ध है, परंतु अब यहाँ के मेहनती किसान परंपरागत खेती की जगह नई फसलों को भी अपना रहे हैं। धान की फसल सिंचाई के पानी की अत्यधिक खपत करती है, जबकि पानी की उपलब्धता एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि धान के क्षेत्र को क्रमशः कम करते हुए पानी की कम खपत करने वाली फसलों को जगह दी जाए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक अभिनव और प्रभावी योजना लागू की है। इसके अंतर्गत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार के संगठित प्रयासों और किसानों के सहयोग से वर्ष खरीफ 2020 व 2021 में
कुल लगभग 1,16,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाई गयी। इसके लिए किसानों को 76 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। फसल विविधीकरण के प्रयासों से वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच धान के कुल क्षेत्र में लगभग 10% की कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एक अन्य प्रभावी योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत धान की सीधी बुआई की जाती है। खरीफ 2021 के दौरान लगभग 17,000 एकड़ में धान की सीधी बुआई के लिए 8,627 किसानों को लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दी गई। इस वर्ष 1 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2021 के दौरान एक अन्य विविधीकरण स्कीम के तहत लगभग 34,000 एकड़ क्षेत्र में 22,000 किसानों ने दलहन तिलहन की खेती की और उन्हें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 14 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान दालों के क्षेत्र में करीब 40% तथा तिलहन में 11% की बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं ने फसल विविधीकरण की सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है कैथल जिले की उप तहसील सीवन की। यहाँ के किसान धान और गेहूं की जगह खरबूजा, खीरा और टिंडा उगाकर उन्नति की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्कीम आई है सरकार की तरफ से, मेरी पानी मेरी विरासत। उसके तहत हमने धान और गेहूं को छोड़ के हमने तरबूज, खरबूजे, खीरे, टिंडे की खेती करनी शुरू की है और उसमें इंटरक्रॉप के रूप में हम मकई ले रहे हैं, जिसमें पानी की खपत काफ़ी कम हो गई है। 25% पानी में हम ये सारी फसलें ले लेते हैं और हमें सरकार की तरफ से इसमें सहायता मिल रही है 7,000 रुपये पर एकड़ की। और साथ में हमें और भी मुनाफा हो रहा है फसल में, हम 25 से 30% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये पर एकड़ बनता है। हरियाणा राज्य के किसान समृद्धि के नए मुकाम की ओर अग्रसर हैं। फसल विविधीकरण ने उनके जीवन में मुस्कान का नया रंग भर दिया है। तो भैया ये तो सुना हमने संदेश। और भैया एक और जो अगर हम चर्चा करें तो वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भैया इसकी शुरुआत जो है वो 13 मई 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। और इसमें जो है भैया प्रीमियम की जो राशि को हर एक किसान की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए काफ़ी कम रखा गया है, यानी कि खरीफ पे 5% और रबी की जो फसल है उस पे 1.5% जो प्रीमियम राशि जो है वो रखी गई है। और भैया फसल जो है प्रदेश में जो है अगर किसी भाई की फसल जो है वो ख़राब हो जाए या किसी कारण ओलावृष्टि है या किसी भी कारण जो है अगर ख़राब हो गई है तो वो भाई जो है इसका लाभ जो है वो ले सके। और अब जो है इस समय जो है आप फसल बीमा खरीफ 2022 का लाभ लेने के लिए भाई जो 31 जुलाई 2022 अंतिम तिथि है। किसान भाइयों ने अब तक जो है खरीफ फसलें 2022 की बुआई जो है वो लगभग कर ली है। किसान भाई अब इस उम्मीद के साथ पूरी जी जान से मेहनत करने में लगा रहा है कि फसल अच्छी हो, लेकिन कई बार जो है प्राकृतिक है, जैसे कि जिक्र करा कि जो दूसरे कारण है आखिरी समय में फसल जो है वो ख़राब हो जाए, जिससे किसान भाइयों को जो है आर्थिक नुकसान तो हुए है और उसकी मेहनत जो है उस पर भी पानी फिर जाए, यानी कि उसकी मेहनत जो है वो जाया हो जाए, ख़राब हो जाए, बेकार हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों का नुकसान ना हो, इसके लिए आपको सरकार की फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा जो है वो करवा लेना चाहिए। अपनी फसल का जो बीमा करवाने के लिए आपको 31 जुलाई 2022 से पहले कुछ प्रीमियम राशि यानी कि बीमा की भुगतान जो है वो करना होगा और इससे जो है आपकी फसल जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। यानी यदि आपकी फसल खराब हो जाए तो आपको उसका दावा यानी कि क्लेम भुगतान जो है वो किया जाएगा
और खरीफ 2022 के लिए इस समय जो है 31 जुलाई तक जो है हम आवेदन कर सकें। यदि आप बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने जो नज़दीक का बैंक है या बीमा कंपनी है उसमें जाकर आप बीमा जो है वो अपनी फसल का जो बीमा वो करवा सकें। यदि आपने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लिया है तो आपको केवल एक फार्म यानी कि वो साइन करके हस्ताक्षर करके बीमा आप जो है वो करवा सकें। यदि आपने लोन नहीं लिया है तो आप खुद जाके स्वयं जाके ऑनलाइन पोर्टल पे अपना नज़दीकी जन सेवा केंद्र में जाके और फसल बीमा जो है वो करवा सकें। और फसल बीमा योजना भाइयों कई साल पहले जो है वो शुरू करी गई थी, लेकिन अब जो है इसको और भी सरल जो है वो बना दिया है ताकि किसान भाई जो है वो इसका लाभ जो है वो ले सके। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो टेक्नोलॉजी है उसका हम प्रयोग करके और क्लेम सेटल करने के टाइम को भी हम जो है काफ़ी कम कर सकें। और इस तरह से भाई अगर हम अपनी जो फसल है उसका अगर बीमा सही टाइम पर करा लेंगे तो बहुत सारा लाभ जो है वो हम ले सकें। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और वही अब जो है समय, कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्त होने जा रहा है। अच्छा भाइयों, आपसे लेते हैं इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।